बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और लोगों के दिलों में इस बात को लेकर के बड़ी चिंता है कि आखिरकार इन 4 सीटों पर जो है लोगों का मूड क्या था। परिणाम से पहले के परिणाम जानने की कोशिश हर राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले की होती है कि आखिरकार इन 4 सीटों पर जहां पर लड़ाई थी आरजेडी की, एनडीए की, प्रशांत किशोर की, तो ऐसे हालात में स्थिति क्या है। तो आइए एक एक सीट करके हम आपको बताते हैं कि दरअसल रामगढ़ में भी उपचुनाव हुआ, उसके अलावा तरारी में चुनाव हुआ, उसके अलावा इमामगंज में चुनाव हुआ और जो चौथी सीट थी बेलागंज वहां पर चुनाव हुआ। एनडीए की स्थिति कैसी है, वहां पर उम्मीदवार और जो वहां पर जातीय समीकरण है या सियासी जो हालात हैं वो हालात कैसे थे, इसलिए कि परिणाम से पहले लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार कौन सी स्थिति कौन से कैंडिडेट के पक्ष में है। तो आइए एक एक करके हम आपको बताते हैं कि दरअसल जिन 4 सीटों पर चुनाव हुए हैं उसमें से बेलागंज की अगर बात की जाए तो बेलागंज जहां पर आरजेडी के उम्मीदवार थे और सुरेंद्र यादव के पुत्र को वहां चुनावी मैदान में आरजेडी ने उतारा था। उसके अलावा जनसुराज जो सबसे बड़ा चुनावी फैक्टर बेलागंज में साबित हुआ इस बार, वो जनसुराज के उम्मीदवार अमजद मुखिया के द्वारा, इसलिए कि प्रशांत किशोर ने अमजद मुखिया को वहां चुनावी मैदान में उतारा। मुस्लिम और यादव बाहुल विधानसभा क्षेत्र होने की वजह से ये जो सियासी रण है वो बड़ा दिलचस्प हो गया था। और वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड ने यादव उम्मीदवार को, मनोरमा देवी जो मजबूत लीडर मानी जाती है उस इलाके में, उनको चुनावी मैदान में उतार दिया। तो स्थिति वहां पर ऐसी है कि जो मुसलमान वोट था उसका बिखराव हुआ। जो मुसलमान वोट आरजेडी को जाता था वो बेलागंज में बिखरता हुआ नजर आया। तो यहां पर जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय पत्रकार है, उनकी स्थिति और उनके जो रिपोर्टिंग है या हमने जो खबर दिखाई उसके अनुसार अगर देखा जाए तो वहां पर मुकाबला एक तरह से जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है कि मनोरमा देवी वहां पर मजबूत स्थिति में, स्थिति इसलिए मजबूत है उनकी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट है वो तो एनडीए उम्मीदवार को मिलना ही है। और उसके अलावा प्लस पॉइंट ये है कि यादव जाति से मनोरमा आती है। जेडीयू ने इस बार बड़ा दाव खेला, हालांकि जनता दल यूनाइटेड इससे पहले मुसलमान उम्मीदवार को वहां से उतारती रही है। लेकिन उसके अलावा एक नाराजगी का जो फैक्टर था आरजेडी के लिए वो ये था कि सुरेंद्र यादव ने अपने पुत्र को वहां से टिकट दिलवा दिया और स्थानीय जो मुद्दे थे, खासतौर से जो मुसलमानों में नाराजगी थी, उसका फायदा जनसुराज ने उठा लिया। यानी अमजद मुखिया को भी अच्छा खासा वोट पड़ा है, जनसुराज की वजह से ना पड़ा हो, लेकिन अमजद मुखिया स्थानीय नेता, कई बार चुनाव लड़ चुके और सुरेंद्र यादव से उनका बड़ा कड़ा मुकाबला रहा है। तो यहां पर स्थिति कहा यह जा रहा है कि जेडीयू के उम्मीदवार मनोरमा देवी के पक्ष में स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन आरजेडी के लोगों का भी यह दावा है, जो सुरेंद्र यादव के पुत्र है विश्वनाथ, उनका यह दावा है कि 5-7 हजार 8 हजार वोटों से हम चुनाव जीत सकते हैं। ये तो बेलागंज की बात हुई। अब आ जाते हैं इमामगंज। इमामगंज की स्थिति यह है कि वहां पर जीतन राम मांझी की बहू चुनावी मैदान में है और यह जानना जरूरी है, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं और उसके अलावा जो उनके बेटा है वो नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं। तो ऐसे हालात में लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर फैक्टर जीतन राम मांझी के एनडीए उम्मीदवार और आरजेडी के उम्मीदवार के दरमियान हो सकता है। लेकिन एक तीसरा फैक्टर भी है, जनसुराज ने यहां पर जो उम्मीदवार दिया है उससे भी बड़ा समझिए कि स्थिति अलग होती हुई नजर आ रही है। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। इमामगंज में जनसुराज के उम्मीदवार जो है वो जितेंद्र कुमार पासवान है, पासवान जाति से आते हैं, जबकि राजद ने मांझी जाति के रोशन मांझी को वहां पर खड़ा कर दिया है। तो यहां पर जबरदस्त सियासी उलटफेर हो सकता है और कहा यह जा रहा है कि दीपा मांझी के लिए राह जो है आसान नहीं है। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। परिणाम या तो जीतन राम मांझी के बहू के पक्ष में जा सकता है या आरजेडी के पक्ष में जा सकता है। उसके अलावा अगर बात की जाए तरारी की, तो तरारी में जो है एक बाहुबल और जो एक लेफ्टिस्ट राजनीति है उसका मुकाबला वहां पर हो रहा था। तो तरारी की जो स्थिति है, हो सकता है कि राजू यादव इस बार वहां से चुनाव जीत जाएं, इसलिए कि स्थिति इसी तरह की वहां पर बन रही है। और कहा यह जा रहा है कि तरारी की जो सीट है वो काफी जमाने से लेफ्ट के जो नेता हैं वो अपने कब्जे में रखे हुए थे और इस बार जो आरके सिंह चुनाव हार गए वहां से, तो स्थिति उनके पक्ष में भी, लेफ्ट के पक्ष में भी हो सकता है। और ये सबसे खास बात ये रही है इस हालात में कि वहां पर जो लीडरशिप है उसको खड़ा करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि जो पुराने लीडर हैं उसे ही वहां पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि जो सुनील पांडे की स्थिति है वहां पर वो थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, मुकाबला वहां पर दिलचस्प हो सकता है। लेकिन जानकारी यही कि भाकपा माले के लिए जीत की हैट्रिक हो सकती है। विशाल प्रशांत को वहां पर चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। तो ऐसे हालात में वहां पर मुकाबला यह है कि नीतीश फैक्टर अगर काम भी करता है फिर भी वोट की जो शिफ्टिंग है वो नहीं हो सकती है। और जदयू बीजेपी के गठजोड़ होने के बावजूद भी यहाँ पर लेफ्ट की स्थिति अच्छी बन सकती है। उसके अलावा अगर बात की जाए
तो सबसे जो हॉट सीट मानी जा रही थी बेलागंज के बाद वो रामगढ़ की सीट थी। रामगढ़ की सीट इसलिए जब बड़ी मानी जाती थी क्योंकि वहां पर जगदानंद सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र चुनावी मैदान में है। वहां पर अजीत सिंह यानी सुधाकर सिंह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बक्सर के, उनके छोटे भाई की सियासी किस्मत दांव पे लगी हुई है। तो यहां पर अंतर जो है जीत का वो बहुत कम और समझिए कि चौंकाने वाला हो सकता है। हालांकि नाराजगी है मतदाताओं में, लेकिन रामगढ़ का जो सियासी गेम है वो चेंज हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर अपना कैंडिडेट दिया है, इस वजह से स्थिति ऐसी हो सकती है। दलित वोट जो है वो राजद के पक्ष में अगर नहीं जाता है, बहुजन समाज पार्टी की यानी मायावती की पार्टी के में चला जाता है, तो शायद स्थिति दूसरी हो जाएगी। लेकिन अगर वो रहता है इनके साथ, तो वहां पर बीजेपी ने राजपूत उम्मीदवार उतारा। सुधाकर सिंह के जो भाई है अजीत सिंह, वो खुद भी राजपूत है। तो ऐसे हालात में बसपा के उम्मीदवार पिंटू यादव चुनावी मैदान में कुछ खेल कर सकते हैं और बहुत थोड़ा बहुत बिखराव का चांस भी है। तो ऐसी हालात में ये कहा जा रहा है कि यहां पर संभावनाएं बिल्कुल अलग बनी हुई है और बहुत कम मार्जिन से चुनाव कोई भी जीत सकता है, चाहे वो सुधाकर के भाई हो या ये कि वहां पर जो भी एनडीए को उम्मीदवार है। तो ऐसे हालात में ये कहा जा रहा है कि रामगढ़ की जो स्थिति है वो बिल्कुल नेक टू नेक बनी हुई है और बहुत कम वोटों से कोई भी उम्मीदवार जीतेगा तो 1000-2000 से भी जीत सकता है, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और इन चारों सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं वहां पर स्थिति डगमग है। कोई कैंडिडेट, कोई भी उम्मीदवार, कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती है कि मेरी पार्टी या मैं ही जीत सकता हूं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।